हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में सीयूटी की एग्जाम की प्रिपरेशन में आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 2 और 3 के एमसीक्यूज। ठीक है, ये आपकी सेकेंड यूनिट होगी। इसमें एडमिशन और रिटायरमेंट भी आएगा, बट पहले एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ है ना सेकेंड यूनिट में। बट हम पहले चेंज इन पीएसआर और गुडविल के आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। यदि गुडविल बेसिक कंसेप्ट चाहिए तो एंड स्क्रीन पे देख लेना, सारे फॉर्मूले एक साथ मैंने समझा रखे हैं। यदि आप पहले भूल गए हो तो वहां से कंसेप्ट क्लियर कर लेना, यहां भी समझाने वाली हूं, डोंट वरी। तो करें स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें मैं PYQs भी करने वाली हूं कुछ, है ना। एनी चेंज इन द रिलेशनशिप of existing partners which result in and on the existing agreement and enforces making of new agreement। बेटा पुराने एग्रीमेंट को हम चेंज करते हैं या पुराने रेशियो को हम चेंज करते हैं, पुराने पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन, है ना, पुनर्गठन। तो इसका आंसर कौन सा होगा बेटा, बी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये डेफिनेशन दी है, ठीक है। Next, A and B were partners in a firm sharing profit losses equally. With effect from 1st April 2019, they agreed to share profit in the ratio 4:3. Old ratio equally था, new ratio 4:3 है। Due to change in profit sharing ratio, A's gain और sacrifice, आपको A का बताना है तो सिर्फ A का निकालना। कोई भी एक फॉर्मूला लगा लो, ओल्ड माइनस न्यू यदि मैं करती हूं तो ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। प्लस में आंसर आएगा तो सैक्रिफाइस और माइनस में आएगा तो गेन। यही मैंने सिखाया है आपको 12th में। तो यहाँ पे देखो किसका निकालना है हमको, ए का। तो ए का ओल्ड होगा 1/2 और ए का न्यू होगा 4/7। तो क्या करूं, जब 7 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, 7/14, 4 2 जा 8, माइनस 1/14, माइनस में आया इसका मतलब गेन होगा, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट गेन 1/14। ठीक है। नेक्स्ट, ABC पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 7:3:2 from January 1st 2019 they decided to share profit or losses 8:4:3 due to change in the profit ratio, B's gain और sacrifice। अब बेटा B का निकालना है, तो B का ओल्ड देखो, B का ओल्ड 3, 7, 3, 10 और 2, 12, ठीक है, 3/12 और न्यू 8 और 4, 12, 12 और 3, 15, 4/15 है ना, 4/15 ही होगा ना, 8 और 4, ठीक है, 8 4 12 और 3 15, तो 8 4 3 4/15। ठीक है, पुराना रेशियो दे रखा है 7:3:2, तो 7 3 10 और 2 3/12 और 8 4 3 तो 4/15। अब बेटा इसको देखो, तो या तो 15 या 12 की टेबल में 60 दोनों का कॉमन होता है, 12 5 जा 60 और 15 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 60, 5 3 जा 15/60, 4 4 जा 16/60, माइनस 1/60। इसको गेन हो रहा है बी को, हम ओल्ड में से न्यू माइनस करते हैं, प्लस में आता है तो सैक्रिफाइस, माइनस में आएगा तो गेन, तो 1/60 फर्स्ट है गेन 1/60। ठीक है। Next, which of the following is not true in relation to goodwill? Intangible assets से सही है, fictitious assets से ये गलत है, goodwill fictitious assets नहीं होती है, तो यहाँ का आंसर होगा बी। रिलाइजेबल वैल्यू भी होती है ना, हम उसको बेचते हैं, अच्छी लोकेशन पे होती है तो हम उस गुडविल वैल्यू ज्यादा करते हैं, तो इसका आंसर होगा गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, तो बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हेन गुडविल इज नॉट परचेस्ड, जब गुडविल को हमने परचेस नहीं किया है तो हम गुडविल अकाउंट को रेज नहीं कर सकते,
तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। हम गुडविल को रेस्ट करते हैं ना, पुरानी बुक्स में लिखा है उसको राइट ऑफ सब करते हैं। तो यदि गुडविल हमने परचेस ही नहीं की है तो वेन एवर बी रेस्ट इन द बुक्स, तो बुक्स में उसको रेस्ट नहीं किया जाएगा। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ पार्टनरशिप फर्म इज 5 लाख, इट्स एवरेज प्रॉफिट इज 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको थोड़ा सा बेसिक बताती हूं। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने सोचा था उससे जितना ज्यादा हुआ है वो कहलाता है सुपर प्रॉफिट। अब देखो आपकी कैपिटल कितनी है, 5 लाख है ना। तो आपने सोचा कि 5 लाख रुपए, आपको समझाने के लिए लिख रही हूं वरना ओरली हो सकता है ये, 5 लाख पे 10% से 50,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। हमने पैसे लगाए 5 लाख, सोचा कि 10% से तो प्रॉफिट होगा, यानी कि 50,000 रुपए प्रॉफिट होगा, जबकि एक्चुअल में प्रॉफिट हो चुका है 60,000। कितना हो गया बेटा, 60,000। सोचा था 50 होगा, एक्चुअल में हो गया 60, यानी कि 10,000 रुपए क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, है ना। नेक्स्ट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड। जब अपन वेट देते हैं 1 2 3 4, तो वेटेड मेथड कब अप्लाई होती है, जब प्रॉफिट शोज करता है ट्रेंडली, है ना। जब प्रॉफिट ट्रेंडली शो करता है तब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस ओवर लास्ट 5 ईयर and based on 2 year purchase of last 5 year profit value of goodwill will be। एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है, तो पहले एवरेज निकालू। कितना दे रखा है बेटा, 12,000 प्लस 13,000 प्लस 14,000 प्लस 18,000 और 2,000 का लॉस है, लॉस होगा तो माइनस होगा। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 5। और फिर गुडविल का फॉर्मूला, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, यही फॉर्मूला है। चलो पहले एवरेज निकाल लो जल्दी से। 12,000 प्लस 13,000 प्लस 14,000 प्लस 18,000 माइनस 2,000, 55,000। 55,000 डिवाइडेड बाय 5, 11 और 11 इंटू 2, 22,000। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर 60। एवरेज प्रॉफिट दिया है बेटा। नॉर्मल कमर्शियल यील्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड सच अ बिजनेस इज डीम्ड टू 10%, नेट कैपिटल इन्वेस्टेड इज बिजनेस इज 5 लाख, amount of goodwill if based on 3 year purchase of 5 year super profit। पहले सुपर निकालो, देखो ओरल करते हैं। कैपिटल 5 लाख, 5 लाख का 10% नॉर्मल कितना हुआ, 50। एवरेज दे रखा है 60, 60 में से 50 गए, 10 ही आएगा। और कितने ईयर की इंटू के बराबर है, 3 ईयर परचेस्ड, तो 10,000 का कितने से इंटू कर दूं, 3 से, तो 30,000 आंसर हो गया। सेम है, 5 लाख का 10% 50, एक्चुअल प्रॉफिट 60 दे रखा है, सुपर प्रॉफिट 10 ही होगा। गुडविल का फॉर्मूला लगा दूं, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, 10,000 इंटू 3। ठीक है, गुडविल की प्रैक्टिस हो रही है। नेक्स्ट, अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ गुडविल इज। देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 फॉर्मूले होते हैं, पहले आपको बता देती हूँ क्योंकि अभी क्वेश्चन आएंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 तरह से गुडविल फाइंड होती है बेटा, एक तो एवरेज प्रॉफिट से और एक सुपर प्रॉफिट से, है ना। अगर गुडविल सुपर प्रॉफिट से निकालनी हो तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, और एवरेज से निकालनी हो
तो पहले कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट करना पड़ता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। कितना प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगेगी, और फिर गुडविल का फॉर्मूला, कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स या कैपिटल। ठीक है, दोनों इसलिए बताएं क्योंकि आगे ये भी चलेगा। अब अभी आपका जो है उसमें आप देखो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, कौन से वाले में लिखा है, सी वाले में, तो इसका आंसर होगा सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट, द नेट एसेट्स ऑफ अ फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स 5000 आर 85। नेट एसेट्स 85,000 में 5,000 रुपए फिक्टिशियस एसेट्स के इंक्लूड हैं। नेट लाइबिलिटी 30,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 8,000, कैलकुलेट द गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एक एक चीज समझते हैं। सबसे पहले एसेट्स 85,000 में 5,000 फिक्टिशियस हैं, तो 85 में से 5 फिक्टिशियस एसेट्स गए, तो एसेट्स कितनी हुई 80। 80 के बाद उसमें से 30,000 की लाइबिलिटी है, माइनस किया तो नेट कितना आया 50। 50 का 10% नॉर्मल प्रॉफिट होगा यानी कि 5। 8,000 एवरेज दिया है, एवरेज में से नॉर्मल गया, 3,000 सुपर आया। 3,000 इंटू 100 अपॉन 10, 30,000 रुपए गुडविल। कौन सा होगा इसका बेटा, बी। क्लियर है। टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, नेट एसेट्स को कैपिटल बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज में से नॉर्मल गया। चलिए नेक्स्ट, 12th मतलब नेक्स्ट। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म 8 लाख, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न 15%, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 12 लाख, द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड वुड बी। तो बेटा आपने को कुछ नहीं दिया है, तो ध्यान रखना कैपिटलाइजेशन ऑफ कौन से मेथड से करना है, एवरेज प्रॉफिट। यदि वो स्पेसिफाई करके बोले सुपर तो सुपर से करना, अदरवाइज किससे करना है, एवरेज से। अब देखो प्रॉफिट दे रखा है 12 लाख, एवरेज प्रॉफिट, तो 12 लाख इंटू 100 अपॉन 15, 15 8 120, 80 लाख आएगा कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट 80 लाख, इसमें से नेट एसेट्स या कैपिटल को माइनस कर दें, तो नेट एसेट्स आपकी दे रखी है कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख, तो 80 में से कितने जाएंगे 8, तो 72 लाख 72 लाख आपकी क्या आ गई, गुडविल। कौन सी मेथड से किया बेटा मैंने, कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट कौन सा आंसर होगा इसका, सी। क्लियर है। कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट, पहले अच्छा प्रॉफिट बोले या एवरेज बोले एक ही बात है ना। अगर बहुत सारे प्रॉफिट दिए हो तो हमें एवरेज निकालना होता है। पहले एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, पहले कैपिटलाइज किया, फिर उसमें से नेट एसेट्स या कैपिटल माइनस किया। नेक्स्ट, द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ फर्म इज 4 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, average profit of firm is 80,000 per annum, remuneration of the partner is to be 10,000 per annum, then on the basis of 2-year purchase of super profit value of goodwill will be। तो बेटा पहले तो एवरेज कैपिटल 4 लाख है, 4 लाख का 15% निकालो, नॉर्मल प्रॉफिट 4 लाख का 15%, 60,000 नॉर्मल। ठीक, अब सुनो, आपका एवरेज प्रॉफिट 80 है, लेकिन 80 में से 10,000 का तो रेम्यूनरेशन माइनस हो जाएगा, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना कहलाएगा, सिर्फ 70,000। 80 में से 10,000 किसके माइनस होंगे, रेम्यूनरेशन के। ध्यान रखना जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा एवरेज प्रॉफिट में से माइनस होते हैं। तो 70 में से 60, सुपर प्रॉफिट आया 10, कितने के बराबर है सुपर प्रॉफिट के,
2 ईयर परचेज, तो 10 का 2 से इंटू करेंगे, इसका आंसर होगा 20, है ना, बी। नेक्स्ट, गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर इज शेयर्ड बाय। अभी जब चेंज होता है रेशियो तो सारे ही पार्टनर, ऑल पार्टनर्स, है ना, देखो, और वेयर एज इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, और जब एडमिशन होता है तो सेक्रीफाइस सिर्फ कौन करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स। जब कोई पार्टनर फर्म में नया आता है तो सेक्रीफाइस कौन करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स। और जब रेशियो चेंज होता है तो सारे ही पार्टनर या तो सेक्रीफाइस या गेन करते हैं, ऑल पार्टनर्स। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, Arun and Vijay are partners in a firm sharing profit losses in the ratio 5:1. बैलेंस शीट एक्सटेट में मशीन दी है 40,000. If the value of machinery reflected in the balance sheet is overvalued by 33.33%, find out the value of machinery is to be shown in the new balance sheet. ये जो मशीन 40,000 रुपए लिखी है, ये 33.33% ज्यादा है, ओवर वैल्यूड है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 133.33% दे रखी है 40,000। मुझे 100% निकालना है, तो 40,000 डिवाइडेड 133.33 इंटू 100, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन करना, राउंड अप कर लेना। 40,000 डिवाइडेड 133.333 कितना आएगा इसका आंसर, 30,000, ठीक है, कितना, 30,000। न्यू बैलेंस शीट में इसका कितना आएगा, 30,000। 10% ज्यादा है तो 110 से डिवाइड करना, 20% ज्यादा है तो 120 से करना, और वैल्यू कितने से निकालना है, 100 से, क्योंकि 100% वैल्यू पूछा है। न्यू बैलेंस शीट में हम 33.33% कम करके लिखेंगे, और यदि नहीं आए तो ध्यान देना 33.33% मतलब 1/3 होता है, x मानकर ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, what will be the effect of following information? बैलेंस इन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 और क्लेम हो गया है 45 का। क्लेम कितने का हो गया भाई, 45 का, तो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा। WCR 40 का और क्लेम हो गया 45, तो 5,000 रुपए अपन कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, याद आया, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा कितने से बेटा, 5,000 से। क्लियर, कितने से डेबिट होगा, जितना रिजर्व बनाया है उससे यदि ज्यादा क्लेम हो गया तो जितने रुपए क्लेम होंगे वो कहाँ ट्रांसफर होते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड बाय अ पार्टनर। देखिए, यदि किसी पार्टनर ने एक्सपेंसेस पे कर दिया तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लिखेंगे कि हम किसको पैसे देंगे, 2x को, और पार्टनर्स कैपिटल में 2x है तो कहा जाएगा बाय करके, बाय रीवैल्यूएशन, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड किया है पार्टनर ने, तो x क्रेडिट होगा कौन से अकाउंट में, तो x के कैपिटल अकाउंट में, है ना, तो इसका आंसर होगा बी। फर्म रीवैल्यूएशन अकाउंट में खर्चा किसका है, फर्म का, पेमेंट किसने कर दिया, पार्टनर ने, तो फर्म 2x को पैसे देगी तो x के खाते में क्रेडिट होगा, इसका आंसर होगा x कैपिटल बी। रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, यदि फर्म पे करेगी तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम किस साइड लिखेंगे, सिंपल सी बात है भाई, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, 2 कैश करके एक्सपेंसेस, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होंगे, तो इसका आंसर होगा सी, है ना। रीवैल्यूएशन अकाउंट में अपन खर्चे लिखते हैं ना बेटा इस तरफ, तो एक्सपेंसेस पे किया तो 2 कैश, तो एक्सपेंसेस पे हो रहे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड लिखे जा रहे हैं, डेबिट साइड। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर बुक वैल्यू ऑफ क्रेडिटर 30,000, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब क्रेडिटर दिए हैं 30,000 के और आप पेमेंट कर रहे हो 2,000 रुपए ज्यादा,
तो कितने रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो? 2000। तो 2000 का एक्सपेंसेस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट याद है, नुकसान होता है तो डेबिट में, फायदा होता है तो क्रेडिट में, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे 2000 रुपए। तो इसका आंसर होगा डेबिटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट विद 2000, यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा बेटा? ए। ठीक है, नेक्स्ट, सीमा एन ओल्ड कस्टमर whose account was written off as bad debt 12,500 in settlement of her dues. How it will be recorded in revaluation account? अब सीमा एक ओल्ड कस्टमर थी, हमने बैड डेब्ट्स में डाल दिए थे पैसे, बट उसने पैसे वापस दे दिए हैं, तो भाई हमारे पास पैसे फिर से आ गए, हम लिखेंगे बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, है ना। तो रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड आएंगे? क्रेडिट साइड। तो इसका आंसर होगा क्रेडिटेड, बी। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स एंड वाई एडजस्टेड कैपिटल वाला, चेंज इन पीएसआर में भी एडजस्टमेंट कैपिटल वाले क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:1. They admitted Z into partnership for 1/4 share, for which he bring 20,000 as his share of capital. Hence the adjusted capital of X and Y. देखो Z आ रहा है 1/4 के लिए, 1/4 के लिए हम Z से कितनी कैपिटल मंगवा रहे हैं? 20,000। तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होगी? 20,000 इंटू 4/1, यानी कि 80,000। तो तीनों की एडजस्टेड कैपिटल, तो इसकी 20 हो गई। एक्स और वाई की कितनी होगी? तो एक्स और वाई का रेशियो है 2:1, तो 80 में से 20 चले गए, बचे कितने? 60,000 इंटू 2/3, 40,000 इसकी रहेगी, 20 इसकी रहेगी और 20 इसकी रहेगी। न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग पूरी फर्म की कैपिटल निकाल के न्यू रेशियो में बांट दो, या इसका निकाल के ओल्ड में बांट दो। इसका आंसर होगा ए, 40,000 एंड 20,000। नेक्स्ट, बैलेंस इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ओके, आईएफआर दिया है बेटा। आफ्टर मीटिंग द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू। अब आईएफआर के वक्त हमें लॉस हो गया। अब लॉस कब होता है? जब अपन ने आईएफआर बना रखा हो 10 का, है ना, और इन्वेस्टमेंट पे नुकसान हो गया है मान लो 15,000 का, तो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा काय में ट्रांसफर होंगे? रिवैल्यूएशन में। तो ये रिवैल्यूएशन का जो नुकसान है वो कौन से पार्टनर्स बियर करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स। न्यू पार्टनर तो नहीं करेगा एडमिशन के वक्त यदि हो तो। तो इसमें आएगा आंसर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी नुकसान होता है वो कौन से खाते में ट्रांसफर होता है? ध्यान रखना, चाहे WCR हो चाहे IFR हो, यदि प्रॉफिट होता है तो भी पार्टनर्स को मिलता है, लॉस होता है तो भी पार्टनर्स को मिलता है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, बस बेटा 4-5 और है ना। A firm earned 60,000 as a profit. The normal rate of being 10% assets of the firm are 720, excluding goodwill and liability 240. Find the value of goodwill by capitalization of average profit. Average profit कितना दिया है? 60,000। तो 60,000 into 100/10 कितना हो गया बेटा? 6 लाख। ठीक है, 6 लाख में से नेट एसेट्स को माइनस कर दो, लेकिन नेट एसेट्स के लिए पहले 7,20,000 में से 2,40,000 माइनस करो। 7,20,000 में से 2,40,000, 4,80,000, 6 लाख में से 4,80,000 जाएंगे तो कितना आएगा? 1,20,000। इसका आंसर है सी। ठीक है, देखो बेटा, मैं आप लोगों को जितने भी MCQs करवा रही हूँ, ऑलरेडी जो सब क्वेश्चंस में आए हुए हैं या इंपॉर्टेंट है, जो बुक्स प्रोवाइड की जाती है उन्हीं में से, और जल्दी इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को भी इसी स्पीड से करना है, क्योंकि टाइम का ध्यान रखना है ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी फास्ट करती हूँ कि आपको भी ऐसे ही फास्ट करना है। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट।
ओके। गुडविल कौन को फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? नेचर ऑफ बिजनेस, बिल्कुल। लोकेशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर की लोकेशन से गुडविल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बिजनेस की लोकेशन होनी चाहिए ना, तो इसका आंसर है लोकेशन ऑफ कस्टमर। कस्टमर कहीं भी रहे उससे बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बी। नेक्स्ट, फॉर कंप्यूटिंग द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये लिखा हुआ है। द फॉलोइंग सीक्वेंस वुड बी फॉलोड। कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट, a certain firm capital, a certain average profit based on। सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उस एवरेज प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज करेंगे, यानी कि सी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। देखो सी कहाँ है? सी वाला है बी में, तो बी आंसर हो गया। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि जहां पे भी सीक्वेंस हो पहले एक चेक कर लो। इस फॉर्मूले में सबसे पहले ये होगा, लेकिन अगर एवरेज निकालना हो तो पहले एवरेज निकालेंगे, तो पहले सी आएगा, यानी इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब देखो 2-3 क्वेश्चन जो सीयूटी, ये भी सीयूटी में 2022 में आया था। फिर से क्वेश्चन है सीयूटी 2022 में आया वो क्वेश्चन, देखो कैसे चेंज किया। कैलकुलेट द अमाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। आपको सिर्फ एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है ना, एक्चुअल एडजस्टेड। 31st March 2021 for the purpose of valuation of goodwill from the following information. Profit for the year ended 31st March 2021 80,000. 1st July 2020 a major plant repair was undertaken for 10,000 which was charged to revenue. The said sum is to be capitalized for goodwill. Valuation subject to adjustment of depreciation 10% on reducing balance method। अब आपको सिर्फ इतनी सी बात है कि प्रॉफिट दिया है 80,000 और आपने एक मेजर प्लांट रिपेयर करवाया था। 80,000 का प्रॉफिट है बेटा, और हमने एक 10,000 का प्लांट रिपेयर करवाया था, या कोई भी नई चीज असेट्स खरीदते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसको प्रॉफिट में से माइनस नहीं करना था। इन्होंने उसको प्रॉफिट में से माइनस कर दिया, तो हम वापस से क्या करेंगे? याद करो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो हम वापस से यहाँ पे 10,000 रुपए प्लस कर देते हैं, क्योंकि ये बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और इस पे जो लगने वाला डेप्रिसिएशन है वो रेवेन्यू खर्चा होता है ना। प्लांट, वो आपने टीएस ग्रेवाल में हमने किए थे, कंप्यूटर खरीदा, कार खरीदी और उसको रेवेन्यू मान के तो हम उसको प्लस कर देते थे। अब डेप, तो जो आपने प्लांट खरीदा है 10,000 का, 10% से डेप लगेगा, लेकिन 9 महीने का। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2020 में आपने उसको परचेस किया है, तो 750 रुपए, क्योंकि 1,000 10% 12 से कैंसिल किया, 4 3 और ये 4 2, ठीक है। तो कितना आएगा बेटा? 750 रुपए। यहां से कर दो, 3 3 9 और 3 4 4 253, ठीक है। तो 750 रुपए, तो 80,000 प्लस 10,000 कहाँ गया भाई? ये रहा। इसमें से 750 रुपए डेप के माइनस कर दिए, 89,250। क्लियर? 10,000 रुपए मेजर प्लांट खरीदा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, गलत, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, प्लस होगा और डेप माइनस होगा। तो इसका आंसर आएगा 89,250। बहुत इंपॉर्टेंट था, उन्होंने सिर्फ एडजस्टेड प्रॉफिट पूछा है। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टेक प्लेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन। ओके, गुडविल कब कैलकुलेट होती है? इनकॉर्पोरेशन करते वक्त? नहीं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? बिल्कुल सही। अमालमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? बिल्कुल सही। एडमिशन ऑफ पार्टनर? बिल्कुल सही। डिसोल्यूशन के वक्त? नहीं, डिसोल्यूशन के वक्त नहीं होती। इसका आंसर है बी सी डी। ढूंढो बी सी डी, बी वाला है ना। नया बिजनेस को जब हम रजिस्टर्ड करवाते तब गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत नहीं होती है, और जब फर्म क्लोज होती है, डिसॉल्व होती है, तो भी जरूरत नहीं होती है। एडमिशन के वक्त जरूरत होती है, चेंज प्रॉफिट रेशियो करते वक्त होती है, और अमालमेशन जब 2 फर्म मिलकर आपस में बिजनेस करती है तो भी। तो बी सी डी, यानी कि इसका आंसर होगा बी। लास्ट क्वेश्चन,
फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट, वही वापस दे दिया है, लोकेशन ऑफ कस्टमर, है ना। कस्टमर कहीं भी रहे उससे गुडविल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये था चेंज इन पीएसआर और गुडविल के क्वेश्चंस। इस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप यदि मेरे बनाए हुए सारे वीडियोस के एमसीक्यूज कर लेंगे तो आप देखना आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एडमिशन के करेंगे, फिर रिटायरमेंट डेथ, ठीक है। पहले कुछ चैप्टर के थोड़े थोड़े सारे हो जाएं। तो इससे मैंने गुडविल का रिवाइज भी करवा दिया है। चेंज इन पीएसआर में आईएफआर डब्ल्यूसीआर अच्छे से करना है, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। और उसका अगर आपका आईएफआर और डब्ल्यूसीआर अच्छे से ना हो तो मैं एंड स्क्रीन पे इसके भी दोनों लगा देती हूँ, उनको अच्छे से कर लेना, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट द चैनल। बाय, टेक केयर।